अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं वसीम सर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा आज ORCC 2.0, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में सारे डिटेल्स समझेंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे, हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन रहेगा सिर्फ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन तक ही रहेगा बेटा। हम बोर्ड एग्जाम लेवल से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे वो सारे डिटेल्स आप नोट करेंगे और वही डिटेल्स आप हूबहू बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। आई होप उसमें कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल खुश रहिए, लेकिन साथ साथ फॉलो करिए इसको। देखिए बेटा, हमें पहला क्या क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें क्या क्या टर्म डिफाइन करना है, मोलैरिटी डिफाइन करना है, नॉर्मेलिटी डिफाइन करना है, मोलैरिटी डिफाइन करना है और मोल फ्रैक्शन। इन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हम पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। वो बेसिक सा इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है सोल्यूट, सॉल्वेंट लिखा है और यहाँ पे लिखा है सोल्यूट। सॉल्वेंट जो है कंपोनेंट होता है, तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट सोल्यूट। जो सॉल्वेंट होगा उसका जो नोटेशन है उसको हम A से दिखाते हैं, उस सोल्यूट को हम दिखाएंगे बेटा B से। सॉल्वेंट का दूसरा नोटेशन होगा 1, उस सोल्यूट का नोटेशन होगा 2। आप लिख सकते हैं बेटा A, आप लिख सकते हैं B, आप लिख सकते हैं 1, आप लिख सकते हैं 2। उस सॉल्वेंट का जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उसको WA से लिखेंगे। लाइकवाइज जो मास ऑफ सोल्यूट होगा उसको WB से लिखेंगे। MA आपको पता होगा बेटा, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, MB इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। NA का मतलब क्या हुआ, राइट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट्स NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यहां पे लिखा बेटा काई, यहां पे लिखा है काई B। काई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, काई B। B का मतलब है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट कि पहला पॉइंट हमें क्या लिखा है, मोलैरिटी क्या होता है। देखिए बेटा, अब हमें चार चीजें याद रखेंगे आप, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और आपको दिया बेटा मोलैरिटी। ये चीजें आप याद रखेंगे। देखिए बेटा, पहला हम पॉइंट ले रहे हैं। पहला पॉइंट हमें क्या लिखा है कि मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, देखिए आप बेटा, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल M से। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है बेटा, मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। हम ये डेफिनेशन लिखेंगे मोलैरिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 liter of solution, सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे जो डिसॉल्व होंगे इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बेटा नाम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मोलैरिटी। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लिखेंगे ऐसे, मोलैरिटी किसके बराबर होगा, इट्स इक्वल टू, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी हमने लिखा बेटा, उसको हमने NB लिखा था, NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कंडीशन याद रखेंगे वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में होना चाहिए। अब मैं किसी को मोलैरिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर राइट मोलैरिटी इज इक्वल, मोलैरिटी किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लिखेंगे बेटा NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, इन लीटर्स। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस इज मोलैरिटी NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हम मोलैरिटी को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल, व्हाट्स NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं बेटा, WB डिवाइड क्या कर लेंगे हम बेटा, डिवाइड कर लेंगे हम बेटा MB, WB डिवाइड बाय MB। डिवाइड किससे कर लेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में दिया होगा, यहाँ पे लेना आपको लीटर में, लेकिन दिया होगा बेटा किसमें, ml में, तब आप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, उसको हम डिवाइड कर लेंगे बेटा, जो ml में वॉल्यूम दिया होगा उसको डिवाइड कर लेंगे हम 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हम इसको ऐसे लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू WB डिवाइड कर लेंगे हम बेटा MB इनटू क्या कर लेंगे हम बेटा, इनटू 1000 डिवाइड कर लेंगे हम V। याद रखिए कि ये जो V होगा ऊपर 1000 लिखा है, अगर 1000 लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट वुड बी इन ml। तो ये हमारा इक्वेशन एक हम बनेगा यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आपको मोलैरिटी को डिफाइन करना है और ये इक्वेशन आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए क्या, अब आपको और एक टर्म निकालना है, दैट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है,
यूनिट ऑफ मोलैरिटी। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होता है? अगर आप मोलैरिटी का यूनिट लिखेंगे, मोलैरिटी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या यूनिट होता है? मोल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा मोल, डिवाइड कर लेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर दिया है तो हम लीटर ही लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा बेटा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को ही हम नाम कहते हैं बेटा, इट्स टर्म्ड एज मोलर, और मोलर को ही हम लिखते हैं कैपिटल एम से, हम लिखते हैं मोलर। तो ऐसे आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद और एक टर्म आएगा, शायद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से जो मोलैरिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बनेगा हमारा मोलैरिटी का। अगर क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन कर लो इसको, अब इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और यहां तक की डिटेल्स लिख सकते हैं। ये तो हो गया नंबर 1। देखिए नंबर 2 हमें क्या लेना बेटा? नंबर 2 हमें लेना है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, लेकिन नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी किसको बोलते हैं? मोलैरिटी आपने किसको बोला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मैलिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मैलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एज सिंपल एज दैट। वहां पे थे नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज defined as the number of gram equivalents of the solute dissolved in 1 liter of solution। 1 liter of solution। देखिए मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? मोलैरिटी में थे नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे क्या है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नॉर्मैलिटी को कैसे लिखेंगे हम? वी राइट नॉर्मैलिटी इज इक्वल, मैथमेटिकली कैसे लिखता है? नॉर्मैलिटी जो होगा किसके बराबर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके लेके? ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए बेटा लीटर्स में। तो यहाँ पे V लिखेंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं N, लेकिन इसको साथ लिखूंगा ग्राम इक्यूज। ग्राम इक्यू मींस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? शुड बी इन लीटर्स। तो वी राइट नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे? नंबर ऑफ, लेकिन क्या बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। अब अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? जैसे आपने निकाला नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या आपके पास? वो है मेरे बेटा बराबर W डिवाइडेड बाय M। लाइकवाइज अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? आप लिखेंगे बेटा W डिवाइडेड बाय, अब आपको मोलर मास नहीं चाहिए, अगर मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। अगर आप इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे? वी राइट नॉर्मैलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट। हम लिखेंगे WB, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड कर लेंगे बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, उसको लिखेंगे EB, और डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम किसमें दिया? लीटर्स में। इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, अगर वॉल्यूम लीटर के बदले किसमें दिया होगा? ml में, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम जो ml में दिया होगा उसको डिवाइड कर लेंगे 1000। तो हम वॉल्यूम लेंगे ml में, जो भी ml में वैल्यू दिया होगा वॉल्यूम इन ml, और डिवाइड कर लेंगे बेटा इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मैलिटी किसके बराबर आएगा? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू कर लेंगे बेटा EB इनटू क्या कर लेंगे बेटा 1000 डिवाइड में क्या कर लेंगे हम बेटा? डिवाइड लिखेंगे वॉल्यूम होगा। दिस वॉल्यूम हैज टू बी टेकन इन ml में लेना पड़ेगा, और ये इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप मोलैरिटी और इस वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी जब आपने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था आपने मोलर मास, अब यहाँ पे नॉर्मैलिटी लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा आपने बेटा? इक्विवेलेंट मास लिखा। तो मोलैरिटी में मोलर मास और नॉर्मैलिटी में इक्विवेलेंट मास यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? देखो यूनिट क्या आएगा बेटा? सिंपल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मैं ऊपर लिखूंगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डिवाइड करूंगा लीटर। तो क्या यूनिट आएगा बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को ही हम नाम कहते हैं बेटा नॉर्मल, और नॉर्मल को ही हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय कैपिटल N, दैट्स ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। उसके अलावा लास्ट में और एक टर्म
क्या ये वॉल्यूम, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा डिपेंड? मैंने पहले क्या रीजन बोला आपको वो निकालने के लिए, क्या कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए हमने क्या बताया था बेटा कि अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा, जैसे इसमें वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मैलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मैलिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशनशिप होगा? नॉर्मैलिटी जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ऐसे आप लिख सकते हैं लास्ट में कि टेम्परेचर बढ़ने से जो नॉर्मैलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसमें एक मार्क्स, इसमें अगर मान लो इस डेफिनेशन में अगर 3 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। बी वेरी श्योर अबाउट दैट। देखिए बेटा तीसरा टर्म हमें क्या डिफाइन करना है? तीसरा टर्म हमें जो डिफाइन करना है वो है बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी है तीसरा टर्म, स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होंगे इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent, 1 kg means 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इस मोलैलिटी को लिखेंगे, मोलैलिटी कैसे आएगा? हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे उसको हम लिखेंगे बेटा NB, दैट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास कितना होगा? किलोग्राम्स में, और उस मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखेंगे WA, लेकिन WA का कंडीशन ये है कि ये मास होना चाहिए बेटा किसमें? किलोग्राम्स में। देखिए हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे बेटा? W हम लिखेंगे पहले बेटा यहाँ पे लिखेंगे NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या कर लेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैं लिखूंगा WA लेकिन कंडीशन के साथ कि ये होना चाहिए kg में। देखिए बेटा आई विल राइट m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? अभी भी हमने निकाला WB डिवाइड बाय MB, और अब देखिए डिवाइड में क्या करेंगे? अगर मास ऑफ सॉल्वेंट kg में ना दिया होगा, ग्राम्स में दिया होगा, आपको ग्राम्स में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? kg में। तो ग्राम को कैसे kg में कन्वर्ट करते हैं? हम उसको डिवाइड कर लेंगे बेटा बाय 1000। तो हम मैं क्या लिखूंगा? WA। अगर WA मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो ग्राम में दिया होगा तो तब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000, ये आगे बेटा किसमें? किलोग्राम्स में। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? मोलैलिटी इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? WB डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? MB इनटू क्या कर लेंगे? इनटू 1000 डिवाइड क्या कर लेंगे? 1000 डिवाइड बाय WA लिखेंगे। बट बी वेरी श्योर कि जो WA यहाँ पे लिखा है, W इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या आएगा? जरा बेटा खुद ही बताइए। ऊपर क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लिखेंगे मोल, लिखा मोल। डिनोमिनेटर में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो डिनोमिनेटर में kg आएगा, वो बनेगा मोल पर kg। अब उसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर kg। मोल पर kg क्या होता है? इसको हम बेटा नाम पढ़ते हैं मोलर, और इसको हम लिखते हैं m से। अब क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड? क्योंकि इस मोलैलिटी वाले टर्म्स में एक तो नंबर ऑफ मोल्स है और मास है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा, तो इसलिए जो मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी जो होगा बेटा इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वैल्यू चेंज होगा? टेम्परेचर, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। लेकिन मोलैलिटी का वैल्यू जो होगा वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होगा। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या बेटा? नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं ऐसे, काय से दिखाते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स भी है, सॉल्वेंट के मोल्स भी है। सॉल्यूट के कितने मोल्स है? NB, सॉल्वेंट के कितने मोल्स है? Na। आपने दोनों को आपस में मिक्स किया, अब सॉल्यूशन में दोनों के मोल्स है, कंपोनेंट A के भी मोल्स है, कंपोनेंट B के भी मोल्स है। अब आपको क्या करना है? आपको मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल्स होंगे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ऊपर आपको लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट, डिवाइड करना पड़ेगा आपको मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, व्हिच मींस टोटल मोल्स। उसमें सॉल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी आएगा, उसको हम नाम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हमें निकालना क्या? एक्चुअल में रेशियो निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a component
of a component, component क्या होगा, solute हो या solvent हो, to the total number of the moles, the total number of the moles of the solution, the total number of moles of the solution. अब कैसे लिखा ना बेटा, डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, सोल्यूटेड सॉल्वेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे इन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा फॉर एग्जांपल, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन काई इज इक्वल टू किसके बराबर, मोल्स ऑफ कंपोनेंट. मैं लिखूंगा बेटा मोल्स ऑफ कंपोनेंट बीट सोल्यूट और बीट सॉल्वेंट, उसके मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड कर लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के कितने मोल्स होंगे वो आपको डिवाइड करना है. तो काय में ऐसे लिखूंगा, अगर मैं हमने दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन में हमने कितने कंपोनेंट लिए हैं, दो, एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है. तो अगर मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी. ऊपर लिखे ए के मोल्स, नीचे की डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. लाइकवाइज काय बी किसके बराबर आएगा, काय बी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ये चीज आप याद रखेंगे. तो ऐसे आपको लिखना है, काय और काय बी आपको ऐसे लिखना है. दूसरी बात, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें कितने भी कंपोनेंट्स हो, जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शंस का सम करेंगे दैट आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, टेक ऑल द कंपोनेंट्स, टेक देयर मोल फ्रैक्शन, सम देम अप, देयर आंसर वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो आप लिखेंगे फॉर एनी सॉल्यूशन, उसमें कितने भी कंपोनेंट हो, मैंने यहाँ पे दो लिए, आप तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं. सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस होता है वो ऑलवेज होता है किसके बराबर, 1 के बराबर. दैट इज अगर मैं यही वाला सॉल्यूशन मानूंगा जिसमें दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, आई विल राइट काय ए प्लस क्या कर लेंगे बेटा, काय बी, काय ए प्लस काय बी जो होगा वो आएगा इक्वल टू 1. ठीक है बेटा. उसके बाद थर्ड टर्म मोल्स, इसका यूनिट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट. ऊपर आपने मोल्स ऑफ कंपोनेंट लिखा है, डिवाइड भी क्या किया मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स है, अगर ये मोल्स है ना, ऊपर भी मोल ही आएगा नीचे भी मोल ही आएगा, कटेगा, सिंपल रेशियो बनेगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा. तो आप क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स. जो मोल फ्रैक्शन होता है इट हैज नो यूनिट्स. अगर इसके यूनिट्स नहीं होंगे तो इसके डायमेंशंस भी नहीं होंगे, इट हैज नो यूनिट्स. तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा बेटा. अगर आपको ये डिफाइन आएंगे, ये टर्म्स डिफाइन करो, तो इन टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, आपको लिखा है डिफाइन रॉड्स लॉ. रॉड्स लॉ आपको डिफाइन करना, एक तो रॉड्स लॉ डिफाइन करना है किन के लिए, एक तो वोलेटाइल के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए. तो रॉड्स लॉ भी पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा, व्हाट्स रॉड्स लॉ, वो पढ़ लेंगे हम रॉड्स लॉ क्या होता है. उसके बाद रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट ऑलवेज वोलेटाइल ही माना जाएगा. सॉल्यूट में चॉइस है, या तो नॉन वोलेटाइल होगा या तो वोलेटाइल होगा. अगर वोलेटाइल है तो सॉल्यूट वेपर बनाएगा, अगर वोलेटाइल नहीं है तो सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा. तो हम पहले से सीखेंगे इसमें बेटा कि रॉड्स लॉ किसको बोलते हैं. तो पहले हम लिखेंगे रॉड्स लॉ किसको नाम बोलते हैं बेटा, रॉड्स लॉ. देखिए रॉड्स लॉ क्या कहता है, रॉड्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होगा वोलेटाइल, किस कंपोनेंट के बारे में, वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में, उस वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट. वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट जो होगा वो ऑलवेज डिपेंड करेगा कि उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में. इसी बात को मैं लिख रहा हूं. तो क्या लिख रहा हूं बेटा, एट a given temperature the vapor pressure of a volatile component vapor pressure of a volatile component of a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution.
बिल्कुल आसान है। किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है, दो, एक तो है सॉल्यूट, दूसरा कौन है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आपने कैसे डिनोट किया, बी से, सॉल्वेंट को कैसे किया, ए से। तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा that will be proportional to the mole fraction of B in the solution. Partial pressure of B is directly proportional to the mole fraction of A. Partial pressure of B is directly proportional to the mole fraction of B. So I will write partial pressure of A किसके बराबर आएगा, partial pressure of A is equal, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे PA नॉट, इसको लिखेंगे PA नॉट इनटू लिखेंगे बेटा का A। लाइकवाइज यहाँ पे क्या लिखेंगे, PB किसके बराबर आएगा, इट्स इक्वल टू PB नॉट और हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाइड बाय काई बी। तो ये निकलेगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, वो निकलेगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी। अब इसमें पी ए नॉट क्या है, ये जो पी होगा ना बेटा इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये पी ए नॉट क्या है, व्हाट्स पी ए नॉट, पी ए नॉट इज द प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ए का कितना प्रेशर होगा इन प्योर स्टेट, और ये पी बी नॉट क्या होगा, इट्स प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। लेकिन ये यहाँ पे कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी यूज होंगे। तो PA नॉट है प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, और PB नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। PA को क्या नाम पढ़ेंगे, PA को नाम पढ़ेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और इसको क्या नाम पढ़ेंगे PB को, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। B का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो ये कहता हमें बेटा रॉड्स लॉ। बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, रॉड्स लॉ कहता है किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर हो, वो जो प्रेशर होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और अगर इसको लिखेंगे मैथमेटिकली, वी राइट P इज प्रोपोर्शनल टू काई, PB इज प्रोपोर्शनल टू काई B, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आएगा वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, वो आएगा PA नॉट, यहाँ पे आएगा PB नॉट। तो उस PA नॉट को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, इट्स द प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, और PB नॉट क्या होता है, प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। अब ये तो हो गया हमारा रॉड्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। अब आपको और एक चीज लिखनी है, क्या, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो हमें पहले वोलेटाइल सॉल्यूट्स निकालना और फिर किनके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट वोलेटाइल होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल है ही, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, तो वेपर कौन बनाएगा, सॉल्वेंट भी बनाएगा, सॉल्यूट भी बनाएगा। तो जो वेपर प्रेशर बनेगा क्या वो सॉल्वेंट की वजह से बनेगा या सॉल्यूट की वजह से, दोनों की वजह से बनेगा। वेपर प्रेशर वुड बी बिकॉज़ ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो वो वेपर भी नहीं बनाएगा, तो वेपर प्रेशर उसकी वजह से जीरो होगा। तब सिर्फ किसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा, राइट, सॉल्वेंट की वजह से। तो हम पहले लेंगे रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, उसके बाद लेंगे रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो अगर हम लेंगे रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, बेटा इस पे ध्यान देना, रॉड्स लॉ फॉर किसके लिए बेटा, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अगर रॉड्स लॉ लेंगे हम फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, तो वोलेटाइल सॉल्यूट्स में आप याद रखेंगे बेटा, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या, इसमें याद रखेंगे सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। अब जो प्रेशर ड्यू टू ए होगा, प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए और प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी होगा। अगर आपको आएगा ना रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, जो मैंने पहले ये डिटेल लिखा बेटा, जो मैंने पहले डिटेल लिखा ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लिया यहां पर। उसके बाद रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स में वो एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है, चाहे रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स है नॉन वोलेटाइल, आपको ऐड करना ही पड़ेगा। देखो क्या करना है बेटा, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, तो पी किसके बराबर आएगा, प्रेशर ड्यू टू ए वो आएगा बराबर काई PA नॉट, काई PA नॉट के बराबर। तो PB किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू काई B PB नॉट, ऐसे आप लिखेंगे। अब ये दोनों जो है ना, A भी वोलेटाइल है, B भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, प्रेशर दोनों की वजह से होगा। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसको हम लिखेंगे बेटा P। वो P किसके बराबर आएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। मैं यहां पे लिख भी दूंगा बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, according to Dalton's law of partial pressures, Dalton's law of partial pressures, Dalton's law of partial pressures क्या कहता है कि जो total pressure होगा that would be equal to the sum of partial pressures of the volatile components। ठीक है बेटा, तो ये जो
सोल्यूशन होगा उसमें दोनों वोलेटाइल है, ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर होगा पीए प्लस पीवी। तो आई विल राइट पी इज इक्वल टू, पीए के बदले कौन सा वैल्यू लिखेंगे, काई ए पीए नॉट, आई विल राइट काई ए पीए नॉट, और पीबी की जगह क्या लिखेंगे, काई बी, और क्या लिखेंगे बेटा, पीबी नॉट। हो गए दोनों। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो काई ए को सब्स्टिट्यूट करूंगा या तो काई बी को सब्स्टिट्यूट करूंगा। आपको याद है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था बेटा कि पी काई जो होता है और काई बी का जो सम होता है दैट्स इक्वल टू 1। तो आई विल राइट पी इज इक्वल टू, काई के बदले में लिखूंगा 1 माइनस काई बी, और उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, पी ए नॉट, प्लस क्या लिखेंगे बेटा, काई बी, उसके बाद लिखेंगे बेटा पीबी नॉट, काई बी पीबी नॉट। तो पी किसके बराबर आएगा, पी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, वो आएगा पी ए नॉट माइनस क्या आएगा, काई बी पी ए नॉट, प्लस कितना आएगा बेटा, काई बी पीबी नॉट। अब देखो यहाँ पे दो में, इसमें भी काई बी है, इसमें भी काई बी है, काई बी में से कॉमन निकाल दो। अब देखो पी किसके बराबर आएगा, पी इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सुनिए क्या करना है, पी ए नॉट ऐसे लिख दो, पी ए नॉट ऐसे लिख दिया, पी ए नॉट ऐसे लिख दिया, इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अब इन दोनों में से क्या निकालेंगे, काई बी कॉमन निकालेंगे, काई बी हम कॉमन निकालेंगे, वो काई बी हम यहाँ पे लिख देंगे, काई बी कॉमन निकाल दिया। अब देखिए अंदर क्या बचा, एक तो बचा पीबी नॉट और बचा माइनस पी ए नॉट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीबी नॉट और माइनस लिखूंगा बेटा क्या, पी ए नॉट। ये बनेगा हमारा रॉल्स लॉ का इक्वेशन फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो वोलेटाइल सॉल्यूट्स जब होंगे, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, दोनों वेपर बना रहे हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है इट विल बी बिकॉज़ ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। अब दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर सम करेंगे, यू विल गेट द टोटल प्रेशर। वो इसको ऐसे सॉल्व करना है, पी आपने ऐसे निकाल दिया, दैट्स इक्वल टू पी किसके बराबर आएगा, लास्ट में इक्वेशन सिंपल ये याद रखिए ना, पी प्लस पी बी। इवन इफ यू राइट अप टू दिस ये भी चलेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट टेक्स्ट बुक में इसको यहाँ तक लिखा है तो आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब ये वाला जो इक्वेशन होना है, इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आता है, इस इक्वेशन से हमें ये समझ आता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो डिपेंड करेगा काई बी पे भी, और जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो काई ए पे डिपेंड करेगा। काई ए पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर मैंने यहाँ पे काई बी को सब्स्टिट्यूट किया होता और यहाँ पे लिखा होता 1 माइनस काई, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 1 माइनस काई, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे काई आ जाता है, तो प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, काई ए पे। इसका मतलब ए पे भी डिपेंड करेगा, बी पे भी डिपेंड करेगा। अब अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, तो तब एक चीज का ध्यान रखना, 5 मार्क्स के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है। इस ग्राफ में देखो क्या क्या चीज है, इस ग्राफ पे थोड़ा सा नजर रखिए, ये उतना मुश्किल ग्राफ भी नहीं, एकदम सिंपल ग्राफ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, काई 1 मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 किस कंपोनेंट को हम बोलते हैं। अब देखिए बेटा पहले हमने 1 कंपोनेंट किसको बोला है, वो हमने पहले ही समझा। अब देखिए बेटा 1 कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्यूट। अब देखिए बेटा अब हम कहां पे आ रहे हैं, इस वाले ग्राफ पे हम बेटा, देखिए इस वाले ग्राफ में क्या है, इस वाले ग्राफ में यहाँ पे देखिए काई 1 इज इक्वल टू 1, काई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे होगा प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट। क्यों होगा प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे काई 2 का वैल्यू जो है वो 0, इसका मतलब सॉल्यूट है ही नहीं, ये तो सिर्फ सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, काई 2 1 है और काई 1 कितना है, वो 0 के बराबर है। यहाँ पे होगा फिर बेटा प्योर सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं होगा, ये बनेगा बेटा प्योर सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्योर सॉल्यूट। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में बताओ किसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जाओ तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ जाओ तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। अब ये वाली लाइन पे आ जाओ, पहले ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन किसकी होगी, ये वाली लाइन होगी सॉल्वेंट की। क्यों, क्योंकि जितना सॉल्वेंट, यहाँ पे देखिए बेटा ये वाला जो लाइन होगी ना, ये वाला लाइन, ये लाइन होगी बेटा किसकी, 2 लिखा ना यहाँ पे, देखिए P2 लिखा है यहाँ पे, मतलब 2 कंपोनेंट मींस कौन सा कंपोनेंट है बेटा, वो होता है सॉल्यूट। तो जितना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा है, आप इस डायरेक्शन में जाके देखिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और यहाँ पे पहुंचेगा। और ये वाला पॉइंट जो दिखाएगा, ये दिखाएगा P2 नॉट, जिसको हम अभी लिख रहे थे बेटा PB नॉट। P2 naught means PB naught. It is the vapor pressure of B in the pure state. That is pure solute जब होगा तो वो बनेगा बेटा PB naught. Likewise आप रिवर्स डायरेक्शन में आए, अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, Chi 1 is equal to 0, यहाँ पे कितना लिखा है, Chi 1 is equal to 1। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस वाले डायरेक्शन में बेटा, ये वाला डायरेक्शन आप देखिए, ये वाला डायरेक्शन देखिए, अगर हम इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो देखिए बेटा, अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये कर्व बनेगा, इसको लिखा है ना यहाँ पे P1 मींस यहाँ पे इसको P1 को हम लिखेंगे PA और P2 को लिखेंगे हम बेटा PB।
इसको लिखेंगे हम पीबी। नोटेशन वही है, बस सिर्फ ध्यान रखिए कि लिखना क्या है। तो ये बनेगा पीबी। अब देखिए उसके अलावा क्या है, यहाँ पे लिखा पीबी नॉट और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, P1 नॉट की जगह क्या लिखेंगे हम, PA नॉट। तो ये हमने दिखाया दो कंपोनेंट्स के, ये एक कंपोनेंट का करो, ये दूसरे कंपोनेंट का करो, ये ए कंपोनेंट का करो, ये बी कंपोनेंट का करो। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने खुद ही बोला वो होगा किसके बराबर, PA प्लस PB के बराबर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके कैसे निकालेंगे हम, इस वाले और इस वाले पॉइंट को क्या करते हैं आपस में इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला टॉप वाला लाइन, ये आपको देगा P टोटल। P टोटल किसके बराबर आएगा, P1 प्लस P2। P टोटल मींस PT जो होगा वो होगा PA प्लस PB के बराबर। ये बनेगा रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स और ये इसका डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम को बनाना बिल्कुल सिंपल है, दो लाइन खींचो ऐसे खींच दिया और एक साइड से एक लाइन दिखाओ थोड़ा नीचे, दूसरे साइड से लाइन दिखा थोड़ा ऊपर, यहाँ से थोड़ा नीचे दिखा, यहाँ से ऊपर दिखा, इन दो को ज्वाइन किया। सिर्फ उसके बाद आपको नोटेशन का ख्याल रखना होगा कि कहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। देखते हैं उसको बेटा। देखिए रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, अगर सॉल्यूट ही नॉन वोलेटाइल होगा तो तब रॉड्स लॉ क्या होगा। तो पहली बात है याद रखेंगे, इसको हम और एक नाम भी पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इसको हम नाम पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नाम पढ़ा जाता है इसको, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लिखते हैं RLVP। RLVP इसको लिखते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए बेटा इसमें क्या चीज है, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है वो वेपर बनाएगा ही नहीं, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। तब किसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा, वो तो सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल द वेपर प्रेशर, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर सॉल्यूट क्या होगा नॉन वोलेटाइल, देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, the vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution is due to, vapor pressure of the solution is due to solvent alone। जो vapor pressure of solution होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो तब हम लिखेंगे vapor pressure of solution, उसको मैं PS लिखूंगा, इट्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वो आएगा ड्यू टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मींस P। पीबी नहीं होगा क्योंकि पीबी का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पीएस जो होगा वो किसके बराबर आएगा, पीए के बदले क्या लिखेंगे बेटा, काय ए इंटू क्या कर लेंगे हम, काय ए इंटू पी ए नॉट। ये आपको याद है ना, रॉड्स लॉ में किया था। तो पीएस किसके बराबर आएगा, पीएस इज इक्वल काय के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस काय बी, इसको सब्स्टिट्यूट किया इंटू किया बेटा पी ए नॉट। अब कर लो इसको क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, PS इज इक्वल वो किसके बराबर आएगा, PA नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बनेगा PA नॉट और माइनस क्या आएगा बेटा काय B और क्या आएगा बेटा PA नॉट, ये आएगा यहाँ पे। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, ये नेगेटिव है और यहाँ से जो ये वाला टर्म है ये पॉजिटिव है। उस वाले टर्म को यहाँ लेकर आओ, इस वाले टर्म को वहां लेके जाओ। अब देखिए क्या बनेगा, ये माइनस से यहाँ जाएगा तो प्लस बनेगा, इट विल बिकम काय B और क्या बनेगा बेटा PA नॉट इट्स इक्वल। देखिए ये PA नॉट ऐसे ही रहेगा, PA नॉट माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा PS। अब ये काय भी जो है ना यहाँ डिवाइड कर दो, PA नॉट इट्स इक्वल वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे बेटा PA नॉट, काय भी यहीं पे रखते हैं बेटा, काय बी को हम यहीं पे रखते हैं बेटा, काय बी देखिए किसके बराबर आएगा, काय बी इज इक्वल टू काय बी किसके बराबर आएगा, PA नॉट माइनस क्या हो जाएगा बेटा PS, डिवाइड क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे PA नॉट। तो अब देखिए इस काय बी को हम राइट साइड में लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे PA नॉट माइनस क्या लिखेंगे बेटा PS, डिवाइड कर लेंगे PA नॉट, वो किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू काय बी। ये हमारा जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो इसमें ये वाला टर्म है बेटा, इस वाले पे ध्यान दे दो, PA नॉट माइनस PS डिवाइड बाय PA नॉट, इट्स कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू काय बी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, वो ऑलवेज होगा बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो यहां तक आपको ऐसे इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा अगर रॉड्स लॉ आएगा फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो पहली बात आप क्या करेंगे, रॉड्स लॉ का डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट अलोन, दैट इज उसका मतलब क्या हुआ, PS का मतलब है यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS इज इक्वल टू PA। इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंच गए, PA नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इट्स इक्वल टू काय बी।
इस वाले टर्म को हम नाम कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बनेगा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, लास्ट में डेफिनेशन लिखना है, ये पहले आप नहीं लिख सकते, लास्ट में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, आपने भी क्या बोला कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। ये पीए जो है ना बेटा, ये किसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन वाला सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अगर आप अब देखिए बेटा, इन दो के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, यहां पे लिखा है हमने बेटा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये टेक्स्ट बुक का ही ग्राफ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पे लिखा है, और यहां पे लिखा है वेपर प्रेशर। अब बताओ, जितना सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जितना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका मतलब उसके मोल्स ज्यादा होंगे, जितने सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा होंगे उतना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा वेपर बनाएगा, कम ज्यादा वेपर बनाएगा। जितना सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा उसके मोल्स ज्यादा होंगे, मोल्स ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वेपर का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा बनेगा, जितना वेपर ज्यादा बनेगा उतना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। तो इस ग्राफ को आप देखिए क्या है, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये यहां से दिखा है आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहां से दिखा है वेपर प्रेशर, वो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और ये वेपर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे यहां से 0 से स्टार्ट किया, 0 से यहां कितने से स्टार्ट किया, 1 से। तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 के बराबर। 1 का मतलब क्या हुआ यहां पे बेटा, कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होगा इसका मतलब सॉल्यूट नहीं होगा, उसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा, तो ये प्योर सॉल्वेंट बनेगा। तब यहां पे जो प्रेशर निकलेगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो निकलेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मिलेगा, तब सॉल्यूट नहीं होगा। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंशिएट करिए। तो पहले हम लिखेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन एकदम सिंपल याद रखना बेटा, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है नंबर 1 व्हिच ओबेज रॉड्स लॉ, व्हिच ओबेज रॉड्स लॉ। जो सॉल्यूशन किसको ओबे करेगा, रॉड्स लॉ को ओबे करेगा, उसको नाम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ, व्हिच डज नॉट ओबे, व्हिच डज नॉट ऑलवेज ओबे रॉड्स लॉ। कभी कभी कर भी सकता है ऑलवेज ओबे रॉड्स लॉ। तो जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है उसको हम, जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है लेट्स कॉल इट नॉन आइडियल, और जो रॉड्स लॉ को ओबे कर रहा है उसको हम क्या नाम बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा पॉइंट देखिए, नंबर सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर रॉड्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, अगर रॉड्स लॉ ओबे कर रहा है तब जो पीए होगा, पीए जो होगा वो किसके बराबर आएगा, काए पीए नॉट। ये तो रॉड्स लॉ ही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा इसके बराबर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो किसके बराबर आएगा, काई बी पी बी नॉट के बराबर। और टोटल प्रेशर जो होगा ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा, पी बी। पी ए प्लस पी बी को कैसे लिखेंगे, काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट, आप ऐसे लिखेंगे। तो ये आएगा ना बेटा, तो ये तो रॉड्स लॉ ओबे कर रहा है। अब ये वाला जो सॉल्यूशन होगा नॉन आइडियल, ये रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा उसका मतलब क्या है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो नहीं बराबर होगा। यहाँ पे लिखा था दैट इज इक्वल, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, दैट्स नॉट इक्वल, किसके बराबर नहीं होगा, वो काई ए पी ए नॉट के बराबर नहीं होगा। लाइकवाइज जो पी बी होगा वो भी किसके बराबर नहीं होगा, दैट्स नॉट इक्वल टू काई बी पी बी नॉट। अब जो रॉड्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रॉड्स लॉ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पी आएगी काई पीए के बराबर, लेकिन जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो पीए का वैल्यू आएगा वो काई पीए नॉट के बराबर नहीं आएगा, और पीबी का वैल्यू भी काई बी पीबी नॉट के बराबर नहीं आएगा। और टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर पी वो नहीं होगा बराबर पीए प्लस पीबी, क्योंकि वो रॉड्स लॉ के हिसाब से आंसर ही नहीं देगा। आइए आपको बेटा बात समझ, तो ये इनका सेकंड डिफरेंस बनेगा कि ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये तो हो गए दो डिफरेंस। देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है, नंबर 3 डिफरेंस। नंबर 3 डिफरेंस, जब आप
सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे। पहले जो आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को आपने ए से नोट किया, तो सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा जिसको हम नाम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में सॉल्वेंट को आपने कैसे नोट किया है, ए से। वो तो ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, ए और ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गया सॉल्वेंट। लाइकवाइज सोल्यूट को कौन सा कंपोनेंट माना है, बी कंपोनेंट। जो सोल्यूट बी कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट होगा, ये बी कंपोनेंट है, सोल्यूट है। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे ही आप इस सॉल्वेंट को इस सोल्यूट के साथ मिक्स करेंगे, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में नया इंटरेक्शन बनेगा, किस किस के बीच में बनेगा, बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और जो नया इंटरेक्शन बनेगा वो बनेगा ए बी इंटरेक्शन, ऐसे ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बनेगा। याद रखना बेटा कि जो ये ए बी इंटरेक्शन होगा, जो ए बी इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, वो इनके बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा कि ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं यहां पे लिखूंगा I will write intermolecular force of attraction, IMF, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction of किसका, AA and BB and BB, वो किसके बराबर होगा, that's equal to AB। intermolecular force of attraction आपस में बराबर होंगे, AA और BB वो किसके बराबर होंगे, that's equal to AB। लेकिन इसमें क्या होगा, इस वाले में याद रखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होंगे, जो नया इंटरेक्शन बनेगा बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो प्योर कंपोनेंट्स के बराबर कभी नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA and BB वो किसके बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू AB। तो यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स जो होगा वो प्योर कंपोनेंट्स के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फोर्स होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, प्योर कंपोनेंट्स के बराबर होगा। और देखिए नंबर 4 याद रखेंगे, नंबर 4 डिफरेंस क्या होगा, नंबर 4 यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4। देखिए नंबर 4 डिफरेंस क्या होगा, जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है, आइडियल सॉल्यूशन में याद रखेंगे डेल्टा वी मिक्स जो होता है दैट्स इक्वल टू 0। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, जितना वॉल्यूम आपने मिक्स किया आपको उतना ही मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, तो डेल्टा वी मिक्स होगा 0। नंबर 5 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर 5 क्या लिखेंगे, जो इसका डेल्टा एच मिक्स होगा वो भी होगा 0 के बराबर, डेल्टा एच मिक्स वुड बी इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, ना टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा ना कम होगा, ना हीटिंग हो जाएगी ना कूलिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो होगा 0 के बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा वी मिक्स होगा, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 होगा। अब उसके बाद जो डेल्टा एच मिक्स होगा, डेल्टा एच मिक्स याद रखेंगे नंबर 5, डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये प्रोसेस जो होगा ये अथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, तो डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। उसके अलावा देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे पूरे टर्म याद रखेंगे नंबर 6, कोई भी सॉल्यूशन हो चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल, ये आप ऑलवेज लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एस मिक्स होगा, डेल्टा एस मिक्स चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग वो होगा ग्रेटर देन 0। और नंबर 7 याद रखना कि जो डेल्टा जी मिक्स होगा, डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो ऑलवेज होगा बेटा लेस देन 0। डेल्टा एस मिक्स जो होता है दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग दैट इज ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो होगा लेस देन 0। यहाँ पे भी मैं यही 2 पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा नंबर 6 क्या आएगा कि जो डेल्टा एस मिक्स होगा ग्रेटर देन 0, और नंबर 7 पॉइंट जो डेल्टा जी मिक्स होगा वो होगा लेस देन 0। ये लास्ट वाले पॉइंट जो 2 है ये आप आइडियल सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं, नॉन आइडियल में भी लिख सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन होगा ना, जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो ये 2 कंडीशंस ऑलवेज होते हैं, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। तो ये होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, एक तो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको कॉपी करना है जैसे आपको यहाँ पे लिखा, बिल्कुल जब बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, आप पूरा लिख दो। मे बी ही मे आस्क क्वेश्चन ओनली अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस, देन यू नीड टू राइट ऑल दीस पॉइंट्स। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉन आइडियल ही आएगा तो आप भी 7 पॉइंट लिख के पूरे आपके 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिखा है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और उसके बाद क्या लिखा है व्हाट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम इट। तो हम पहला पॉइंट इसमें देखेंगे नंबर 1 पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेटा और एक नाम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्टोरल प्रॉपर्टीज, इलेक्टोरल प्रॉपर्टीज या तो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी आप इनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान से सुन लेना बेटा, सिर्फ डेफिनेशन याद रखना। वो प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस के वो प्रॉपर्टीज जिनका वैल्यू सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, या उसके नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर पे ही डिपेंड करेगा बस, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या वो पार्टिकल बड़ा है क्या वो पार्टिकल छोटा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के वो प्रॉपर्टीज जिनका वैल्यू सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो उस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, देन दीस प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, properties of dilute solutions whose value only depends on the number of solute particles and are independent of the nature of solute, and are independent of the nature of solute are called colligative properties। इनको हम नाम कहते हैं बेटा, कौन से प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनको हम नाम कहते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जिनका वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, ये 4 है। पहला क्या हम बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हमने पहले बोला भी, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 क्या होता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 होता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4 प्रॉपर्टी जो होगी दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम नाम कहते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम जो है वो जरूर याद रखना। क्या क्या बोला, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा क्या बोला हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब भी स्टडी करते हैं ना बेटा, तो एक चीज याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट में क्या कंडीशन होना चाहिए, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट होना चाहिए बेटा क्या, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट होना चाहिए बेटा क्या, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मींस वो सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाएगा। चलिए देखते हैं अब दूसरा हमारा क्या लिखा है बेटा, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम इट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, देखिए बेटा पहली बात क्या है, फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल, मान लो बेटा फॉर एग्जांपल इस बोतल में मैंने पानी लिया हुआ बेटा, मान लो इसमें वाटर रखा हुआ है इस बोतल में, अब इस वाटर को आपको बॉईल करना है। अगर आप इसको बॉईल करोगे ना एट 180 टेम्परेचर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉईल हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगी पहली बात। अब अगर आप इसको बॉईल करने बैठेंगे तो अब कब ये बोलेंगे कि ये जो वाटर इसमें रखा हुआ बॉईल हो गया, जब इस वाटर से जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जिस टाइम पे इस वाटर से बनने वाले वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उस टेम्परेचर को हम नाम कहते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो बनेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, किसको हम नाम कहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सबस्टेंस
becomes equal to external atmospheric pressure. उस टेम्परेचर को हम नाम बोलेंगे बेटा, that temperature is called, उसको हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा टेम्परेचर, that's called the boiling point. जिस टेम्परेचर पे एक सबस्टेंस के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, that's called the boiling point. अब दूसरा टर्म हमें जो लिखा है ना बेटा, दूसरा टर्म देखिए क्या लिखा था, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या है. पहले आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट्स इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मान लो इस वाटर में आपने एक साल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, जिंक सल्फेट डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, कोई साल्ट इसमें डाल दिया. साल्ट डालने से क्या होगा, साल्ट डालने से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. तब वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, आपको इसी सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट अब निकालना है, आपको इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, जितने टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा था, क्या ये उतने ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा या आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा. अब पहले कितने पे बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था. अब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये बॉयल हो जाएगा. वो जो आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर देंगे ना, चाहे 0.5 डिग्री का देंगे, 1 डिग्री देंगे, 2 डिग्री देंगे, 3 डिग्री देंगे, वो डिपेंड करेगा आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला. जो आपने वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसमें दिया ना, दैट एक्स्ट्रा टेम्परेचर इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस चीज का नाम होगा फिर, इट इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट. बेटा बात समझ में आई. तो हम इस बात को अब लिखेंगे कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट, in the boiling point of a solution when a non-volatile solute is added to it. इसको हम नाम बोलते हैं बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट में, दैट्स कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. कितना इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं कि कितना है अब, नहीं. मान लो पहले 100 था, अब बन गया 101, तो 100 से कितना हो गया 101, 100 से 101 में डिफरेंस कितना है 1, तो 1 बनेगा, दैट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. और इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, वो याद रखेंगे बेटा, टीबी माइनस करते हैं बेटा टीबी नॉट. टीबी और माइनस क्या करते हैं, टीबी नॉट. सर ये टीबी क्या होता है, टीबी नॉट का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, नहीं. टीबी का मतलब क्या होता है, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मैंने अभी बोला आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, सॉल्यूशन का बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी. टीबी नॉट का मतलब क्या होता है, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लिखते हैं बेटा टीबी नॉट. आगे बेटा बयान तक बात समझ. तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं. तो लिखते हैं कैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को, डेल्टा टीबी, वो किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट. टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है. टीबी नॉट क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. इसकी वैल्यू ऑलवेज कम होगी, इसकी वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होगी. तो डेल्टा टीबी का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगा. ये तो हो गया पहले कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. अब देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा था, व्हाट्स एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. अब दूसरा क्या लिखा, अब इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम इट. तो वो कैसे निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. देखिए क्या कर लेंगे बेटा, उसके लिए आप लिखेंगे बेटा कि जो डेल्टा टीबी होता है, आप लिख लेना बेटा वी नो, सीधे लिख लेना एग्जाम में वी नो. कहां से आया, किसने निकाला, नहीं चाहिए, सिंपल में वी नो. वी नो क्या लिखेंगे आप, जो डेल्टा टीबी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. जो डेल्टा टीबी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेल्टा टीबी जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, दैट्स मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. हम लिखेंगे डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, यहां पे एक कांस्टेंट लगेगा, उसको लिखते हैं kb into n. अभी kb क्या है, तो ये kb क्या है वो याद रखेंगे बेटा. kb को हम नाम बोलते हैं kb, kb को हम नाम बोलते हैं बेटा क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसको नाम पढ़ते हैं.
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या तो इसको कहते हैं और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको दूसरा नाम पढ़ते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट वो होता है बेटा ये Kb, ठीक है बेटा। तो आपने लिखा डेल्टा Tb किसके बराबर आ गया, दैट्स इक्वल टू Kb इनटू m, ऐसा आपने इक्वेशन लिख दिया। अब आपको पहले क्या करना है बेटा, एक चीज का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे कभी कभार पूछा जाएगा आपको व्हाट इज Kb। अब Kb क्या होता है वो भी हम लिख सकते हैं, वो Kb कैसे निकलेगा, देखिए बेटा Kb कैसे निकालते हैं, मैं इसको साइड में लिखूंगा, आप भी याद रखना Kb क्या होता है बेटा। अगर मैं डेल्टा Tb लिखूंगा, डेल्टा Tb किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू Kb इनटू m। अगर मैं लूंगा इफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1 मोलर, हमने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किया है डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो अब जो डेल्टा Tb आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा Tb आएगा Kb के बराबर। अब Kb को आपको डिफाइन करना होगा, अब Kb कैसे डिफाइन करेंगे आप, Kb दैट्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। Kb is the elevation in boiling point of किस सॉल्यूशन का, 1 मोलर सॉल्यूशन का। तो अगर आपने सॉल्वेंट ले लिया, उसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट आपने डाल दिया, लेकिन सॉल्वेंट जो था वो 1 kg था, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट आपने 1 kg में डिसॉल्व किया, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, दैट्स कॉल्ड द एलिवेशन कांस्टेंट, तो वो बनेगा एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट यहाँ पे देखिए बेटा, यूनिट क्या आएगा, किसका यूनिट, Kb का यूनिट। अब देखिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करके Kb किसके बराबर आएगा, Kb इज इक्वल, रीअरेंज कर लो बेटा इक्वेशन को, y का डेल्टा Tb डिवाइड कर लेंगे हम बेटा m, तो Kb किसके बराबर आएगा, Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का जो यूनिट आएगा वो केल्विन आएगा, यहाँ पे केल्विन लिखेंगे। मोलैरिटी का यूनिट क्या है बेटा, मोल पर kg, ये बनेगा बेटा मोलैरिटी का यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे, केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल आएगा इसका यूनिट। बस इसको याद रखना, कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये याद रखना केल्विन kg पर मोल। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें और एक चीज निकालना है, हाउ इज मोलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम इट। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। देखिए ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डेल्टा Tb लिखेंगे हम ऐसे, डेल्टा Tb वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा Kb इनटू, अब आपको क्या करना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का आपने एक इक्वेशन बेटा निकाला है, देखो मोलैरिटी का इक्वेशन हमने पहले ही बेटा किया था, मोलैरिटी का इक्वेशन आप देखिए बेटा, मोलैरिटी का इक्वेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए बेटा मोलैरिटी का इक्वेशन, मोलैरिटी इज Wb डिवाइड बाय Mb इनटू 1000 डिवाइड बाय Wa, तो इसी इक्वेशन को हम वहां पे लिख लेते हैं मोलैरिटी वाला इक्वेशन। देखिए बेटा मोलैरिटी वाला इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे m मोलैरिटी के बदले क्या लिखेंगे, Wb डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, Mb इनटू कर लेंगे 1000 डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा Wa। अब आपको क्या निकालना, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेटेड फ्रॉम इट, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज Mb, Mb को यहाँ ले जाओ, डेल्टा Tb यहाँ ले आओ, दैट्स योर आंसर। तो Mb किसके बराबर आएगा, मैं ये पे लिखूंगा बेटा Mb वुड बी इक्वल, Mb किसके बराबर आएगा, Wb ऊपर रहेगा इनटू, और देखिए क्या रहेगा ऊपर, एक तो Kb रहेगा, पहले Kb लिख लेते हैं बेटा, एक तो Kb रहेगा, Kb इनटू और क्या आएगा बेटा, Wb भी आएगा इनटू, देखिए क्या आएगा 1000 भी आएगा, 1000 भी लिख लिया, उसके बाद डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड में क्या आएगा, डेल्टा Tb इनटू Wa, डेल्टा Tb इनटू कर लेंगे हम बेटा Wa, तो ये इक्वेशन बनेगा जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हम लिख रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही कॉपी करना और वैसे लिखना है। आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई भी मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा, लेकिन इसी को फॉलो करना है। चलिए बेटा ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बाकी सारा पोर्शन खत्म करेंगे एंड वेरी प्रिज्यूमली आई थिंक हम नेक्स्ट चैप्टर भी उसी में स्टार्ट करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे और हमारा साथ देते रहे, इंशाल्लाह हम मंजिल जरूर पाएंगे। थैंक यू सो मच।